नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक खंड पे विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। यह न्यूज़ है एक नए फाउंडेशन कोर्स की। संस्कृति आईएएस आप सभी लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का एक नया फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहा है, जहाँ आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। हालांकि यह जो कोर्स है यह एक हाइब्रिड कोर्स है। यदि आप दिल्ली आ सकते हैं तो हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए, और नहीं आ सकते तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। यह जो कोर्स है यह कोर्स 3 अक्टूबर को शुरू हो रहा है दोपहर 3 बजे। तो इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप सभी लोग यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक श्रेष्ठ है, जिनके मार्गदर्शन से आप अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या खास है। तो हमारी जो आज की पहली न्यूज़ है इसमें बात की गई है स्टैचू ऑफ वननेस की। एक्चुअल में वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। यह मूर्ति किसकी है? यह मूर्ति आदि शंकराचार्य की है और यह मूर्ति 108 फीट ऊंची है। और इस 108 फीट ऊंची मूर्ति में 12 वर्षीय बाल अवस्था में आदि शंकराचार्य का एक रूप प्रस्तुत किया गया है। तो अब यह जो मूर्ति है लगभग काम पूरा होने वाला है। 18 सितंबर को इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इस मूर्ति से संबंधित विभिन्न पक्षों पे एक बार चर्चा कर लें और थोड़ा सा आदि शंकराचार्य के बारे में फिर एक बार दोबारा से जान लें। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने किताब पढ़ते समझते हुए इस खंड को अच्छे समझा होगा, बट फिलहाल यह घटना करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या खास है इसमें। और तो देखिए यह जो मूर्ति है ना, इसको इंग्लिश में तो कहते हैं कि स्टैचू ऑफ वननेस। हालांकि अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहें तो एकात्मता की प्रतिमा और समानता की प्रतिमा के रूप में इसको जाना जा रहा है। यहाँ पर आप लोग को यह भी पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक लंबे समय से इस कार्य पर विचार कर रही थी। वर्ष 2007 में इसके लिए विचार प्रस्तुत किया गया था। कहा था कि ठीक है, कार्यक्रम हम शुरू करेंगे और आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति बनानी है। बट एक्चुअल में फैसला यह हुआ कि जो ये मूर्ति होगी ना, इस मूर्ति में हम चाहते हैं कि जो 12 वर्षीय उनकी उम्र थी, 12 वर्षीय आयु में आदि शंकराचार्य को दर्शाया जाए। 12 वर्षीय आयु क्यों? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यह जो मूर्ति है ना, यह मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में बनाई जा रही है। ओमकारेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने आकर के अपने गुरु से शिक्षा ली थी और समाज सुधार के कार्य शुरू किए थे। तो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय यहाँ बिताया गया था। पर जिस समय वह मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आए थे उनकी आयु 12 वर्ष की थी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आदि शंकराचार्य हमें 12 वर्ष की आयु में ही यहाँ दिखें, जो प्रतिमा बनेगी वह इसके अनुरूप बनेगी। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया सबको कि हम चाहते हैं ऐसा काम हो। तो सबसे पहले अलग अलग जगह से चित्रकारों को बुलाया गया। अलग अलग चित्रकार आए, चित्रकारों से बोला कि आप 12 वर्षीय एक चित्र बनाइए। तो उन चित्रों में जो चित्र सबसे अच्छा लगा और पसंद आया वह चित्र था वासुदेव कामत का। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपका चित्र बेहद अच्छा है और हम सबकी को आकर्षित कर रहा है, हम चाहते हैं कि अब इसी रूप को एक प्रतिमा का रूप दिया जाए। तो फिर प्रतिमा बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मूर्तिकारों को बुलाया गया। तो मूर्तिकारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनको कहा कि देखिए आप लोग बनाइए पहले एक 3.5 फीट ऊंची प्रतिमा। सबसे पहले उन्होंने वो बनाई। तो 3.5 फीट ऊंची प्रतिमा जो लोग अच्छी बना पाए, जिसमें सिलेक्ट की गई, तो जो सिलेक्ट हुए वहां से उन लोगों को बोला कि ठीक है अब आप बनाइए 11 फीट ऊंची प्रतिमा। तो फिर 11 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। जिस 11 फीट ऊंची प्रतिमा को बेस्ट माना गया, सबसे अच्छा रूप माना गया, उनको कहा गया कि ठीक है अब इसी प्रकार की एक बड़ी मूर्ति यानी कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा अब हम बनाएंगे और वह बिल्कुल इसी के अनुरूप होगी। क्लियर है बात सभी लोग को? तो इसी वजह से यह जो कार्य मिला था यह मिला था शिल्पकार भगवान रामपुरे को। उनके द्वारा ही इस मूर्ति को तैयार किया गया। हालांकि अकेला नहीं किया भाई, इन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति है तो एक अकेले व्यक्ति के बस का काम नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई और टीम लगा करके इन्होंने अब इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर लिया है। महत्वपूर्ण बात है, तो आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों को याद रखना है, व्यक्ति भी याद रखने, क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किसके द्वारा कार्य संभाला गया था, कौन मूर्तिकार थे। तो आपको बता दिया है ना मैंने, अब भूलिएगा मत।
चलिए, यह जो मूर्ति है कहाँ पर है? एक्चुअल में यह मध्य प्रदेश में मानधाता पर्वत पे बनाई जा रही है। इस मूर्ति की एक खास बात यह भी है कि यह जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, इनके चरणों के नीचे एक कमल का फूल भी रखा हुआ है यहाँ पर। और यह जो कमल का फूल है यह 16 फीट का है। तो यह पूरी तरह से पत्थर का है, हालांकि जो मूर्ति है यह धातु से बनी हुई है। ठीक है, तो इनका जो मूर्ति का निर्माण हो रहा है, यह 11.5 हेक्टेयर भूमि पर पूरी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा मंधावा पर्वत पे। नीचे कमल का फूल, एक पत्थर का, उसके ऊपर आदि शंकराचार्य। क्लियर है बात? हालांकि यह जो पूरा काम है, यह काम L&T नामक एक कंपनी संभाल रही है, उसी की देखरेख में सारा काम हो रहा है। अगर इस मूर्ति के वजन की बात करें तो वह 100 टन है। इस मूर्ति में आदि शंकराचार्य ने भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह मूर्ति अलग अलग धातुओं से मिलकर बनी हुई है और इस पूरी मूर्ति के अंदर 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टीन का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यह पूरी की पूरी मूर्ति अब तैयार होने वाली है, जिसका अनावरण हम देखेंगे अब मंडे को। ठीक है, तो याद रखना है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां हैं भारत में इस प्रकार की और अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। पूछ सकता है आपसे कुछ भी, कई बार मिलान के रूप में या प्रश्न के रूप में, जैसे कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है हमारे यहाँ पर, स्टैचू ऑफ कैंपेगौड़ा भी है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो इस प्रकार की अलग अलग हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं, शांति स्वरूपम वगैरह वगैरह। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी मूर्ति कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में है, कौन किस व्यक्ति से संबंधित है, इत्यादि इत्यादि बातें। चलिए, इससे संबंधित अन्य बातों में समझते हैं कि इन्होंने ओंकारेश्वर ही स्थान क्यों चुना। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई वह यहाँ पर 12 वर्ष की उम्र में आए थे और सनातन धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए थे। दिग्विजय यात्रा यहाँ से शुरू की थी। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य जो थे उन्होंने अपना ज्ञान यहीं अर्जित किया और साथ साथ में गुरु परंपरा को निभाते हुए अंत में संन्यास भी यहीं से ग्रहण किया था। उनके जो गुरु थे वह गोविंद भागवत पाद थे। उनके माध्यम से उन्होंने सारा ज्ञान लिया था और 4 वर्ष का अपना जीवन यहाँ पे बिताया था। तो इसीलिए चुना गया कि ओमकारेश्वर में ही इनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इनके जीवन का यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही हम जानते हैं इनसे संबंधित कुछ और प्रमुख बातें। इनका जो जन्म है, इनका जन्म 11 मई 788 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? केरल में। केरल में जगह है कलाडी, वहाँ इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और इसमें सुधार का बेड़ा उठाया। सुधार का बेड़ा क्यों उठाया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की और यह वह समय था जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपने शिखर पे पहुंचे हुए थे और समाज सुधार से जुड़ गए थे और बहुत सारे लोग इनको स्वीकार रहे थे, बौद्ध बन रहे थे, जैन बन रहे थे और सनातन धर्म के गिरावट का अनुभव किया जा रहा था, उसका पतन हो रहा था। ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर जिम्मेदारी ली और सुधार के कार्य किए थे। इस सुधार के कार्य करने के लिए इन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 अलग अलग मठों की स्थापना की। इनके जो 4 मठ हैं उनकी स्थापना हुई थी श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। चारों ही स्थान महत्वपूर्ण हैं इनके संबंध में और इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना है आपको ये भी। इसके साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में वैदिक जो सिद्धांत हैं, जिसमें उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता आदि शामिल है, उनके ऊपर अलग अलग टिप्पणियां लिखने का उत्तरदायित्व भी निभाया था। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कई बार एग्जामिनेशन में अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है यह पूछा भी जा चुका है। अद्वैतवाद इसी में शामिल है। इसका अर्थ एक ऐसी विचारधारा जो द्वैत में विश्वास नहीं रखती, द्वैत यानी दो में विश्वास नहीं रखती। तो इनका जो सिद्धांत था यह मानता था कि आत्मा परमात्मा एक ही है, यानी कि हम जो मनुष्य हैं और जो हमारे ईश्वर हैं, जो ब्रह्म है, यह एक ही है, ये अलग नहीं है। इनकी एकता इन्होंने दर्शाई। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि संसार जो है एक्चुअल में एक भ्रम है। ठीक है, और सुख दुख इसके अलावा सभी कार्य और भावनाएं केवल भ्रम है, इसके अलावा यह सब वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ईश्वर को प्राप्त करने में है। तो यदि आप अपने सांसारिक मोह माया के ऊपर विजय पा लेते हैं और अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ईश्वर को पालेंगे। यदि आप ईश्वर को पालेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इन्होंने इसी प्रकार का एक जीवन दिया था और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बात क्लियर है सारी आप लोग को? तो इनकी स्टैचू बन रही है, कहाँ बन रही है, किस प्रकार बन रही है और वगैरह वगैरह, इनसे संबंधित सभी बातें ज़रूरी है। हो सकता है कि आयोग स्टैचू ना पूछे, लेकिन यह पूछ ले कि भाई इनके जीवन में क्या क्या खास था, कौन सा सिद्धांत था, इत्यादि इत्यादि। तो अब पूछा तो कुछ भी जा सकता है। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है सरल सा, जिसका आप लोग आंसर कमेंट में मुझे बता सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसमें बात कर रहे हैं हम लोग डिजिटल पासपोर्ट की। न्यूज़ चर्चा में इसीलिए आई है क्योंकि भाई फिनलैंड ने अब डिजिटल पासपोर्ट की स्क्रीनिंग का परीक्षण शुरू कर दिया है। स्क्रीनिंग का परीक्षण करने का मतलब यह है कि आपके यहाँ पे जो आपके निवासी हैं
उनको आप डिजिटल पासपोर्ट इशू करते। बट अब तक क्या होता था कि पासपोर्ट डिजिटली इशू किया जाता था, पर उनकी स्क्रीनिंग, जांच पड़ताल, पहचान, सभी कार्य जो होते थे वो मैनुअली किए जाते थे। तो फिनलैंड में अब एक परियोजना शुरू हुई है। यह परियोजना एक पायलट परियोजना है, जिसमें यहाँ की जो गवर्नमेंट है वह कह रही है कि अब पहले जिस प्रकार से डिजिटल पासपोर्ट इशू किए थे, अब इनकी स्क्रीनिंग, यानी कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति कहाँ से संबंधित है, उसकी क्या क्या जानकारियां हैं, वह कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने वाला, यह स्क्रीनिंग का जो कार्य हमारे अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, अब इस काम को भी डिजिटल करो। तो ऐसी स्थिति में यह डिजिटल स्क्रीनिंग के मामले में विश्व का पहला देश बन गया है। अब तक यह कार्य किसी भी देश ने नहीं किया था। तो दुनिया का पहला देश है फिनलैंड यह काम करने वाला। तो इसीलिए यह जो न्यूज़ है हमारे लिए खास है और इम्पोर्टेंट है कि भाई ये कर कैसे पा रहा है, जहां बाकी सभी देश अभी इसी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं कि डिजिटल पासपोर्ट हम इशू करें, है ना, वह इशू नहीं कर पा रहे। फिनलैंड ने वर्ष 2021 में ही अपने नागरिकों को डिजिटल पासपोर्ट इशू कर दिए थे और तब से वह सभी डिजिटल पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, बट डिजिटल स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो अब इन्होंने स्क्रीनिंग के लिए पायलट प्रयोग शुरू कर दिया है और यह चाहते हैं कि वर्ष 2024 के अंत तक यह पायलट परियोजना पूरी भी हो जाए। क्लियर है बात सभी लोग को? तो समझते हैं इससे संबंधित खास पहलुओं में क्या क्या बात छुपी है। दुनिया का पहला देश है, बता चुका हूँ आपको। इसके लिए यूरोपीय जो आयोग है उसने 21 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की है फिनलैंड को कि आप इस परियोजना को, इस प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए, और यह महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी यदि पूरी तरह से सफल हो जाता है तो। ठीक है, अभी फिलहाल यह जो परियोजना चल रही है, जो पायलट प्रोजेक्ट है, यह 2 क्षेत्रों के बीच चल रहा है। यानी कि अगर आप फिनलैंड से यूके जाते हैं तो ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। यदि आप कहीं और जा रहे होंगे तो आप इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि व्यवस्था अभी नई नई है और अभी इसका प्रयोग चल रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में यह है कि आप जाएंगे तो फिनलैंड से यूके डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से, बट डिजिटल के साथ साथ आपको अपना जो पासपोर्ट है मैनुअल उसको भी साथ रखना है, क्योंकि वह भी चेक किया जाएगा साथ साथ। अभी प्रयोग चल रहा है ना, तो टेस्ट होगा कि एक्चुअल में जो स्क्रीनिंग हो रही है वह सफलतापूर्वक हो रही है या नहीं हो रही है, जो जानकारी सत्यापित की जा रही है वो सही है या गलत है, उससे मिलान करेंगे। तो दोनों ही तरह से देखेंगे कि अगर कोई इंसान सही जानकारी रखता है तो स्क्रीनिंग सक्सेसफुल होती है या नहीं, और यदि आपने जो डिटेल्स हैं वह गलत फिल की हैं उसके बावजूद क्या स्क्रीनिंग का प्रोसेस सक्सेसफुली हो रहा है या कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है। तो दोनों ही तरह से देखा जाएगा, जाना समझा जाएगा। तो अभी इनको बोला गया है कि आप अपना पासपोर्ट भी कैरी कीजिए, जब यह सब कुछ सक्सेसफुली हो जाएगा तब आपको हम इजाज़त देंगे कि आप बिना किसी पेपर पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं डिजिटल पासपोर्ट के माध्यम से। अभी प्रोसेस क्या है, तो जितने भी लोग फिनलैंड से यूके जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनको अपनी हवाई यात्रा शुरू करने से लगभग 36 घंटे से 4 घंटे पहले तक का समय दिया जाएगा कि इस दौरान आप अपनी फ़ोटो खींचिए और अपना जो यात्रा का विवरण है वो सब कुछ एक एप्लीकेशन पे अपलोड कर दीजिए। उस एप्लीकेशन पे जब ये अपलोड कर देंगे तो उसके माध्यम से ही पूरी की पूरी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। हालांकि अभी बीच में एक स्थान पर इनको रोक करके जो इनका पासपोर्ट है मैनुअल उसके आधार पर भी इनको जांचा जाएगा। तो यह जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है FinDTC पायलट डिजिटल ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऐप। यह जो एप्लीकेशन है अभी सब कुछ इसी के माध्यम से किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति है वह अपना सारा डाटा यहीं पर ही अपलोड करेगा, बाद में जो अथॉरिटीज़ हैं वह यहाँ से सब कुछ जाँच पड़ताल करेंगी। ठीक है, इतना समझ गए अच्छे से हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक नई उपलब्धि है, यह है वर्तमान विश्व के लिए तकनीक की तरफ एक और नया कदम। इसके साथ साथ ही इसके जो खास उद्देश्य होंगे, जो लाभ होंगे, वह यह है कि भाई इसके माध्यम से एयरपोर्ट पे जो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोगों को उन लंबी लंबी लाइनों से बचने में सहायता होगी, समय बचेगा उन लोग का, और जो हवाई यात्रा है पहले की तुलना तेज़ और अधिक सुरक्षित हो जाएगी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से। जान गए आप सभी लोग? तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। थोड़ा समझते हैं कि अभी फिनलैंड की जो स्थिति थी वो तो मुझे पता लग गई, बट फिनलैंड के अलावा दुनिया में क्या स्थिति है, डिजिटल पासपोर्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक बार नज़र डालते हैं। तो देखिए, डिजिटल पासपोर्ट के साथ साथ आपको एक और टर्म समझनी पड़ेगी, वह टर्म है ई पासपोर्ट। ठीक है, 2 तरह से पासपोर्ट होते हैं, एक डिजिटल और एक ई। अब दोनों में अंतर क्या होता है? एक्चुअल में जो ई पासपोर्ट होता है वह आपके ऑफलाइन पासपोर्ट की ही एक डिजिटल कॉपी होती है जो आपके मोबाइल फ़ोन में होती है। तो दोनों ही जगह पे आप पासपोर्ट
का प्रयोग करेंगे। बट एक्चुअल में डिजिटल पासपोर्ट क्या होता है, आपको कोई भी ऑफलाइन पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो पासपोर्ट होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में होगा और आप उसका एक्सेस वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, वहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं रहने वाला, यानी कि ऑफलाइन मोड में कोई सोर्स नहीं होगा। तो ई पासपोर्ट और डिजिटल पासपोर्ट दो अलग अलग व्यवस्था होती है। आज के समय में दुनिया के बहुत सारे देश ई पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम स्थिति समझे तो पता लगता है कि भारत सहित दुनिया के 100 से अधिक देश ई पासपोर्ट की तरफ झुके हुए हैं और प्रयोग कर रहे हैं उनका। बट अभी सब धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं डिजिटल पासपोर्ट का। ठीक है, तो कोई फिजिकल पासपोर्ट नहीं, सिर्फ आपके फ़ोन में यदि है, फ़ोन में ही इशू किया है तो वह डिजिटल होगा। हालांकि यह डिजिटल होगा बट इसकी मान्यता इस रूप में होगी कि यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा निर्धारित सभी मानकों का पालन करे। तो ज़रूरी है डिजिटलाइजेशन के लिए कि अगर आप अपने पासपोर्ट को डिजिटलाइज कर रहे हैं तो आप इस संगठन के सभी मानकों का पालन करें। ठीक है, यदि आप इस संगठन के सभी मानकों का पालन करते हैं तो आपको पूरी इजाज़त दी जाएगी कि आप इस प्रकार से डिजिटल पासपोर्ट का इशू करें। और केवल इशू ही नहीं करेंगे आप उसको, यदि आपके देश का नागरिक दूसरे देश में जाएगा तो वह दूसरा देश भी आपके द्वारा जारी किए गए डिजिटल पासपोर्ट को मान्यता देगा, स्वीकार करेगा, कोई परेशानी आपको वहाँ नहीं होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलजुल के चलने का आपको यह लाभ मिलता है कि अपने देश के साथ साथ आप दूसरे देश में भी अपने नागरिकों की सुरक्षा और अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कर पाते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी लोगों को? तो फिलहाल जो सब काम हो रहा है, तो डिजिटल पासपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, अभी सभी जो देश हैं वह चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाने के लिए, पहचान सत्यापन के लिए अपने सॉफ्टवेयर को, डिवाइसेस को अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे, जितना अच्छे से कर सके। साथ साथ में इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने अभी ई पासपोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक पहचान और चिप सक्षम व्यवस्था को शामिल कर दिया है, ताकि आने वाले समय में कोई भी त्रुटि ना हो और धोखाधड़ी की समस्या ना देखी जाए। यह भी काम अभी चल रहा है। तो दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है। हम लोग अभी फिजिकल पासपोर्ट से ई पासपोर्ट की तरफ तो बढ़ गए हैं, बट अभी समय लगेगा हमें डिजिटल पासपोर्ट की तरफ बढ़ने में। ठीक है, अगर हम स्थिति समझते हैं विश्व की, तो अभी दुनिया के अलग अलग देश हैं, जैसे कि पोलैंड है, दक्षिण कोरिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, सभी फिलहाल डिजिटल पासपोर्ट और डिजिटल पासपोर्ट स्क्रीनिंग की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में हम यह भी देख पाएँ कि दुनिया के अलग अलग देशों में डिजिटल पासपोर्ट स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। भारत के बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करूं तो आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग इस तरफ तो इतना आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन भारत ने एक खास व्यवस्था लागू कर दी है स्क्रीनिंग के लिए ही, है ना। तो स्क्रीनिंग के लिए क्या किया है कि हम लोग वर्तमान में डिजी यात्रा यूज़ कर रहे हैं। पिछले साल डिजी यात्रा को शुरू कर दिया गया था। आज भारत में घरेलू उड़ानों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें आप अपनी जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है एक एप्लीकेशन के माध्यम से सब कुछ अपडेट कर देते हैं और आपको लंबी लंबी लाइनों में एयरपोर्ट्स पर नहीं लगना पड़ता। तो सारी जो कार्यवाही होती है वह आपकी ऑनलाइन ही सत्यापित हो जाती है। तो अभी भारतीय नागरिकों की घरेलू यात्राओं के लिए तो डिजी यात्रा की शुरुआत की है। अभी देखते हैं कि अब यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरफ आगे बढ़ेगी। बेहद महत्वपूर्ण है और आप सभी लोग जानते होंगे, अगर यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय फ्लाइट तो आप लोगों ने अब कई एयरपोर्ट्स पे देख लिया होगा कि डिजी यात्रा किस प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे कि एक भूमिका निभाने का कार्य हमारा यह प्रश्न भी कर रहा है। एक सरल सा प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। 3 यहाँ पर आपके लिए स्टेटमेंट्स। हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। सुखोई 30 MKI की थोड़ी बात कर लेते हैं। ज़रूरत हमें इस पर चर्चा करने की इसलिए हो गई है क्योंकि अभी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 45,000 करोड़ रुपए के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अंदर 9 प्रकार के रक्षा उपकरणों को, तकनीकों को खरीदने की बात की गई है और जल्द ही इसके ऊपर अब कार्य शुरू हो जाएगा। तो यह जो 9 तरह के प्रस्ताव है ना, इन्हीं प्रस्तावों में 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और इसके साथ साथ ही इसमें शामिल है ध्रुवास्त्र मिसाइल को शामिल करना। तो हमारे जो रक्षा क्षेत्र है अब और अधिक उन्नत होगा। हम चाहते हैं कि अब सुखोई को उन्नत करने के साथ साथ ध्रुवास्त्र मिसाइल का प्रयोग भी शुरू हो जाए, जिससे कि हमारा रक्षा क्षेत्र और अधिक मजबूत हो और हम कभी भी विपरीत स्थिति, चाहे वह चाइना के विरुद्ध हो, पाकिस्तान के विरुद्ध हो या किसी और के भी विरुद्ध क्यों ना हो, बढ़िया से हम लोग उसका सामना कर सकें। तो इससे संबंधित सही बातों को समझना ज़रूरी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम इस तरफ आगे बढ़ते रहें ताकि हमारा भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत हो जाए और अब हम कोई भी कार्य करें तो उस तरफ हम स्वदेशीकरण को बढ़ाएं, यानी कि अब अधिक से अधिक भारतीय उत्पादों का प्रयोग करें, भारतीय पार्ट्स का ही यूज़ करें, जिससे कि हम
अपने ही लोगों द्वारा बनाए गए पार्ट्स का उपयोग करते हुए हमारे जो धनराशि है हम आयात करने से बचें और सारा काम भारत में कर लेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जीडीपी भी ग्रोथ करेगी, सैन्य बल हमारे आधुनिक होंगे और तकनीक हमारे तक सीमित रहेगी। इससे अच्छी बात क्या होगी? और सभी उपकरणों की खरीद करने के लिए आप भारतीय विक्रेताओं का ही प्रयोग करें, यानी कि स्वदेशीकरण को ही बढ़ावा देंगे। भारतीय रक्षा उद्योग इस तरफ हमारा मजबूत भी होता चलेगा, अलग अलग स्टार्टअप्स लगेंगे। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप हो रहे हैं इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, जो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आज हमारे रक्षा क्षेत्र के उन्नति में। तो यह सभी उद्देश्य हैं जिस वजह से इस प्रकार की परियोजनाएं, प्रस्ताव अलग अलग समय पर हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। हम थोड़ी सी बात सुखोई 30 MKI की कर लेते हैं, ज़रूरी है। एक्चुअल में यह एक लड़ाकू विमान है जिसको मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1995 में रशिया ने की थी। रशिया अपने यहाँ पर इसको बनाया करता था, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि रशिया ने जब सुखोई 30 MKI को बनाया तो ये बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट बना और दुनिया के अलग अलग देशों ने इसको बहुत अधिक पसंद किया। लेकिन शुरुआत से ही रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हमने बातचीत करी रूस से। रूस ने कहा कि ठीक है, आप मित्र हैं, हम आपको सहायता करेंगे। तो रूस ने अपने यहाँ पर हमें अलग अलग सुखोई विमान बना करके भेजना शुरू करा और भारत को पहला जो सुखोई विमान मिला था वह 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि दूसरे देश से इसको खरीदना थोड़ा महंगा पड़ता था, तो इसी वजह से भारत सरकार ने रशिया से बात की और कहा कि ठीक है, आप हमें भी लाइसेंस दे दीजिए, जो इसकी तकनीक है आप हमारे साथ साझा कर लीजिए, थोड़ा हमारे को सस्ता पड़ेगा और हम अपने देश में घरेलू स्तर पर इसको बनाना चाहते हैं। तो रशिया ने मना नहीं करा, उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। तो रशिया ने वर्ष 2000 में भारत को लाइसेंस इशू कर दिया, इसका ड्राफ्ट दे दिया, बता दिया कैसे कैसे तैयार होगा। इसके बाद से हम लगातार भारत में तैयार कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, रशिया की सुखोई के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से हमारा महत्वपूर्ण संस्थान है जो इस प्रकार के विमान बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो अब हम 2004 से इसका लगातार भारत में निर्माण कर रहे हैं और जो अब नए 12 सुखोई 30 MKI हमने सोचा है, इसको भी हम लोग भारत में ही तैयार करने वाले हैं। ठीक है बात। तो आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से प्रश्न, तो यहाँ से प्रश्न आप पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे, क्योंकि आप क्लासेस ले रहे हैं संस्कृति IAS के प्लेटफॉर्म पे, तो बेझिझक आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे आने वाले समय में, जो आपको पता भी लगेगा कि बहुत अधिक लाभ आपको हुआ है यहाँ से। कुछ खास विशेषताएं सुखोई 30 MKI की, जैसे कि इसकी जो लंबाई है 72 फीट, इसका वजन 18,400 फीट, यह उड़ान भर सकता है 57,000 फीट की ऊंचाई तक, जो कि अपने आप में बहुत अधिक है और खास बनाती है इस विमान को। यह अधिकतम गति ले सकता है 21,120 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ही ज़्यादा खास है इसकी गति, बहुत तेज़ भागता है। इसके साथ ही साथ इसको एक लाभ यह भी मिलता है, इसको एक खास तकनीक से सुसज्जित किया गया कि अगर ये हवा में उड़ते हुए अगर यह जिगजैग भी घूमता है, यानी कि हम चाहें अगर कि दुश्मन देश की जो मिसाइल हैं, बम है, उससे बचना, तो ये खुद को रोटेट कर सकता है हवा में किसी भी प्रकार से, जिससे कि ये उनके हमलों से बच भी जाएगा। साथ साथ ये अपने साथ में 8130 किलोग्राम के पेलोड कैरी कर सकता है। पेलोड में यह सक्षम है 4 अलग अलग मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इसके अलावा 10 प्रकार के यह बम भी कैरी कर सकता है, यानी कि बढ़िया से सुसज्जित हो सकता है यह अलग अलग मिसाइलों से, रॉकेट से, और उसके बाद दुश्मन के क्षेत्रों पर हमला कर सकता है। इसमें यह भी खास विशेषता है कि यह सिर्फ हवा से हवा में ही नहीं, हवा से ज़मीन पर भी हमला कर सकता है, यानी कि दोनों ही तरह से यह अपने आप में सक्षम है। यदि कोई ज़मीन पर रहते हुए टैंक से हमला कर रहा है या रॉकेट से हमला कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह इसकी सहायता से हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं। वहीं अगर कोई सामने एयरक्राफ्ट से हमारी लड़ाई हो रही है तो एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में भी यह पूरी तरह से सक्षम है। इतना अच्छा इसको बनाया गया है। इसमें एक खास फीचर यह भी है कि इसमें 30 mm की एक ग्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी हुई है। इस ऑटो कैनन की खास बात यह है कि 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है, यानी कि सामने अगर कोई विमान होगा तो बढ़िया से उसको चोट लगनी ही लगनी तय है। जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, जो खूबियाँ इसमें शामिल की गई है, समझ गए हैं आप? तो यह सारी इसकी खास विशेषताएं हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे समझौता हुआ, क्या क्या चाहत रखी भारत सरकार ने और क्या हैं इसकी खास विशेषताएं, जिस वजह से हम झुक रहे हैं इसकी तरफ। अभी स्थिति ये हो गई कि हमारे पास कुछ खास हो गए हैं एयरक्राफ्ट, जिसमें तेजस शामिल है, सुखोई शामिल है, इसके अलावा अपाचे भी शामिल है। तो सब अलग अलग है अपने आप में, हमारे रक्षा क्षेत्र को बहुत अधिक मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में और अधिक सहायता हमारे लिए यह
प्रदान करेंगे। हालांकि आप सब लोग भी सहायता प्रदान कीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है, कमेंट कीजिए, पता लगेगा कि आप में से कितने लोगों ने इस पूरी न्यूज़ को ध्यान से सुना और बातों को जाना समझा। हम लोग बढ़ते हैं चौथी न्यूज़ की तरफ। चीता पुनर्वास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर अब क्या खास हुआ है, चीता पुनर्वास तो पिछले साल हुआ था, अब क्यों बात कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा चलते फ्लैशबैक में, क्योंकि आपको डेट याद दिला देते हैं। 17 सितंबर 2022 को हुई थी यह घटना, और 17 सितंबर 2022 को हम लोग लाए थे अफ्रीकी महाद्वीप से 8 चीते, और उन 8 चीतों को बाद में कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। 17 सितंबर की डेट क्यों थी, क्योंकि इस दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस होता है। तो उनका जन्म दिवस 8 चीतों के आगमन के साथ मनाया था सबने पिछले साल। हालांकि इसके बाद में शिवरात्रि के अवसर पर 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए थे, जिनको कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। यानी कि अब तक हम लोग टोटल 20 चीते लाए हैं, नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12, जो कूनो नेशनल पार्क में रह रहे हैं। हालांकि काफ़ी इनमें से अभी मर भी गए हैं, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी ठीक है और हम लोग यहाँ पर सक्षम हो पा रहे हैं इनको फिर एक बार रीलोकेट करने में। तो इसी प्रकार की नई न्यूज़ है, अभी हमारी केंद्र सरकार जिस पर द्वारा तैयारी कर रही है और चाह रही है कि दक्षिण अफ्रीका से फिर एक बार हम कुछ चीतों को भारत लेकर के आएँ और उनको रहने के लिए यहाँ पर एक अच्छा वातावरण प्रदान करें। इसीलिए ज़रूरी हो गया कि फिर एक बार हम लोग चर्चा करें इसके ऊपर और जाने समझें कि अब की बार क्या खास है। तो देखिए अब की बार क्या है, प्रोजेक्ट चीता के तहत ही यह कार्य हो रहा है जिस प्रकार अब तक चल रहा है। इसमें यह भी शामिल है कि अब हम इस साल दिसंबर 2023 तक, यानी कि इस साल के अंत तक, हम फिर दोबारा कुछ चीतों को 10 से 12 की संख्या में लाने का प्रयास करेंगे भारत में। लेकिन भारत में लाकर क्या कहाँ रखेंगे, तो कूनो नेशनल पार्क में नहीं, बल्कि अब की बार गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर तैयारियां चल रही हैं। इस वन्य जीव अभ्यारण्य को डेवलप किया जा रहा है चीतों के अनुरूप, और अब जो चीते आएंगे उनको मध्य प्रदेश में यहीं ला के रखा जाएगा। हालांकि पिछले साल कुछ गलतियां हुई, तो सरकार चाहती है अब उन गलतियों को ना किया जाए, और इस साल जो चीते आएंगे उनके प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम जो चीते भारत में जन्म लेंगे उनको अच्छी तरह से संभाल सकते हैं और ये भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के अंदर। हालांकि यह बात आप सभी जानते होंगे अब तक कि वर्ष 1952 में ही भारत में चीतों को एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि गिने चुने चीते बचे थे उस समय। लेकिन 1952 में ऐसा बताया जाता है कि एक चीता जब बचा था तो उसको भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सब ये बात मान गए थे कि अब एक भी चीता भारत में है ही नहीं, और वह वास्तविकता थी। इसी वजह से भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता शुरू किया। फैसला कर लिया था पहले ही कि हम अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाएंगे, क्योंकि बाकी जगह इतनी अच्छी संख्या में नहीं है कि हम ला पाएं। बट उनको ला करके अफ्रीका के समान एनवायरनमेंट देना, उन्हें यहाँ रहने में सक्षम बनाना थोड़ी एक बड़ी चुनौती है हम सभी लोगों के लिए। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत ही भारत सरकार ने फैसला किया कि 100 चीते अफ्रीका से हम लाएंगे। तो धीरे धीरे ला रहे हैं, अभी तक 20 ले आ चुके हैं, लेकिन अभी 80 रह रहे हैं, तो इनको भी धीरे धीरे लाया जाएगा। तो कोशिश यह है कि आने वाले 8 से 10 सालों में इस पूरी परियोजना को पूरा कर लिया जाए, और हर साल 10-12 चीते करते हुए हम भारत में उनको लाएं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। हालांकि अभी हम लोग धीरे धीरे सफल होना शुरू हो गए हैं। सफल होना क्यों शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी कुछ चीते भारत में अच्छे से रह रहे हैं, जैसे कि 15 चीते और एक शावक। हालांकि अभी यह नवजात है, अभी कुछ दिन पहले इसने जन्म लिया है, इसीलिए इसको खास प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। तो अगर यह संख्या हम देखें तो अभी 16 चीते भारत के कूनो नेशनल पार्क में रह रहे हैं। जो प्रोजेक्ट चीता है, उस प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में अफ्रीकी चीतों की परियोजना वर्ष 2009 में शुरू की थी। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना था, बातचीत होनी थी, वह सब लगातार चल रही थी धीरे धीरे, और वह सब बातचीत अब 17 सितंबर 2022 को आके पूरी हुई थी, जब 8 चीते हमें नामीबिया से दिए गए थे। उसके बाद फरवरी 2023 इसी साल हम 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए। तो अब इस तरह हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इस परियोजना को सफल बना रहे हैं, और भारत में आने वाले समय में चीतों की अच्छी संख्या का अनुमान हम लोग लगाए हुए हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में सब बात है आपके और हमारे सामने होगी। बट जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम चीतों की बात करें तो 2 प्रकार की चीतों की प्रजाति होती है। एक प्रकार के चीतों को बोलते हैं अफ्रीकी चीते, और दूसरे होते हैं एशियाई चीते। एशियाई चीतों की संख्या अगर हम माने तो भारत और आसपास वाले क्षेत्र में लुप्त हो चुकी है, अब एक भी चीता नहीं है। जो मुख्य रूप से पाए जा रहे
रहे हैं वह पाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खास रूप से ईरान के अंदर। ठीक है, तो अब ये केवल और केवल वहीं है, इसके अलावा कहीं और यह नहीं है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि वहाँ भी इनकी संख्या कम है, तो हम चाहते हैं कि अफ्रीका में जो लगभग हज़ारों की संख्या में रह रहे हैं, हम वहाँ से उन चीतों को भारत में लाएँ, अच्छा आवरण दें और भारत में चीता पुनर्स्थापना के प्रोजेक्ट को पूरा करें। तो जो अफ्रीकी चीता होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसको कहा जाता है एसिनोनिक्स जुबेटक्स। इसकी कुछ विशेषताएं यह है कि इसकी त्वचा थोड़ी भूरी और सुनहरी होती है। इसके चेहरे पर कुछ धब्बे और रेखाएं देखी जाती हैं, पूरे शरीर पे धब्बे और रेखाएं होती हैं इसके। ठीक है, इसको हालांकि अभी जो IUCN है उसने सुभेद्य के रूप में, वल्नरेबल के रूप में अपने रेड लिस्ट में अधिसूचित किया हुआ है। तो यह बात अफ्रीकी चीतों की हो गई। तो चीतों को आपको हमेशा दोनों ही कैटेगरी में याद करना होगा, अफ्रीकी चीते और एशियाई चीते। ठीक है, तो ये बात अफ्रीकी चीतों की थी। थोड़ा एशियाई चीतों को जाने जो एक्चुअल में हमारे यहाँ पाए जाते थे, अब थे अभी नहीं है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है यह था एसिनोनिकस जुबेटस वेनेटिकस। IUCN मानता है कि आप गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं आप। रीजन, सभी क्षेत्रों से आप लुप्त हो गए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ आप ईरान में हैं। तो अगर यहाँ पर भी आपका कंजर्वेशन नहीं किया गया, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, तो यहाँ भी फिर कुछ टाइम के बाद एक्सटिंक्ट ही बोलना पड़ेगा। तो यह अफ्रीकी चीतों की तुलना थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन शरीर के नीचे इनके रोए पाए जाते हैं और हल्के पीले भूरे रंग की इनकी त्वचा होती है। ठीक है, तो यह इतनी कुछ खास विशेषताएं हैं। तो हालांकि आप सभी लोगों को इनके जो खास ध्यान देना है वो स्थिति पे ध्यान देना है, क्योंकि जनरली IUCN की रेड लिस्ट में किसका क्या स्टेटस है ये पूछ लिया जाता है। तो पूरी परियोजना समझ लिए हैं, जिस जिस प्रकार से काम चल रहा है और आने वाले समय में अब यह खास निर्णायक मोड़ ले सकता है हमारी वाइल्ड लाइफ के अंदर। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए किस प्रकार से हम लोग चीता रिलोकेशन कर रहे हैं भारत में। और केवल इतना ही काम नहीं करना है, आप लोग को आंसर भी देना है एक प्रश्न का जो आपकी स्क्रीन पर है, एक सरल सा प्रश्न है। तो बढ़ते हैं हमारी आज की अंतिम न्यूज़ की तरफ। मेगा तटीय रिफाइनरी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। एक्चुअल में यह जो रिफाइनरी परियोजना है यह भारत और सऊदी अरब के बीच में एक लंबे समय से लंबित पड़ी हुई परियोजना है। लंबित क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर वर्ष 2015 से बातचीत चल रही है कि शुरू करेंगे परियोजना, बट कार्यान्वित नहीं हो पाई। 2019 में भी इसके ऊपर कुछ चर्चाएं हुई, बट अब भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार दोनों ही बहुत अधिक इस तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और कह रहे हैं कि इस परियोजना को बस अब शुरू करा दिया जाए, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए यह महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्या क्या है इसमें खास, हर एक बात को जानना समझना जरूरी है। यह जो परियोजना है इसको बताया जाता है कि यह वेस्ट कोस्ट मेगा रिफाइनरी परियोजना है। तो दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सुविधा इसको माना जा रहा है, यानी कि दुनिया में अब तक इससे बड़ी रिफाइनरी, एकीकृत रिफाइनरी नहीं है कहीं भी, ना ही पेट्रोकेमिकल सुविधा की कहीं व्यवस्था है। तो अपने आप में तो ये इसी लाइन से खास हो जाती है पूरी परियोजना। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना भी है। तो यह परियोजना केवल भारत के मामले में ही नहीं बल्कि दुनिया के मामले में भी खास है। हालांकि इस परियोजना के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई है वह की गई है $50 अरब, यानी कि इतना पैसा खर्च हो जाएगा इस पे आने वाले समय में। बट क्या होगा कि आने वाले समय में निर्णायक मोड़ भी तो लेगी भारत की व्यवस्था ना, क्योंकि अब इस जो परियोजना को निर्धारित किया गया इसकी क्षमता प्रति वर्ष 60 मिलियन टन रिफाइन करने की है, यानी कि इतना अधिक मटेरियल हमारे लिए रिफाइन यह कर सकती है। तो जिस प्रकार से प्रस्तावित थे आपको बताया मैंने। अब क्या हो रहा है कि अब सऊदी अरब तथा संयुक्त अमीरात दोनों ही मिलजुल करके सारा कार्यक्रम बढ़ाएंगे भारत के साथ में, और क्या करेंगे कि महाराष्ट्र में जगह जो है रत्नागिरी जिले में वासु गांव, वहां पर इस पूरी परियोजना को स्थापित करने का कार्य अब तेजी से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही अब इस परियोजना में क्या क्या शामिल है यह भी समझना जरूरी है। तो उसमें समुद्री भंडारण, बंदरगाह बुनियादी ढांचा, कच्चे तेल टर्मिनल, भंडारण, सम्मिश्रण संयंत्र, अलवरीकरण संयंत्र, इसके साथ साथ ही पनडुब्बी लाइंस वगैरह वगैरह इसमें शामिल है। यानी कि बहुत सारे इसमें प्रोजेक्ट भी छोटे छोटे हैं जो रिफाइनरी को अच्छा बनाएंगे, महत्वपूर्ण बनाएंगे और अलग अलग आयाम विकसित करेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में जो भारत की रिफाइनिंग क्षमता है वह रिफाइनिंग क्षमता 250 MTP है, यानी कि मीट्रिक टन पर एन्यूम है।
लेकिन भारत सरकार यदि इसको सफलतापूर्वक तैयार कर लेती है रिफाइनरी को, तो इसके बाद भारत की जो रिफाइनिंग क्षमता है वो बढ़ करके प्रति वर्ष 450 मीट्रिक टन हो जाएगी। तो लगभग अगर हम स्थिति देख रहे हैं तो लगभग डबल के बराबर पहुंच रही है ये। तो इसीलिए भारत की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस परियोजना को बढ़ाया कैसे जाएगा, तैयार कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट है सारा वह दिया गया है एक संयुक्त उद्यम को। यह 3 अलग अलग कंपनियों का संयुक्त उद्यम है जिसको रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। अब इसी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस पूरी परियोजना को संभालें और यह पूरी रिफाइनरी तैयार करेंगे। क्यों ऐसे करेंगे, तो इसमें जो ये संयुक्त उद्यम है इसमें 3 राष्ट्रीय तेल कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं वह कंपनियां, तो इसमें शामिल है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा शामिल है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और साथ साथ में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है जो तीनों ही ऑयल कॉरपोरेशन है, हम सभी लोग इससे अच्छे से परिचित हैं। हर जगह जनरली हमें इनके पेट्रोल पंप भी दिख जाते हैं। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, साथ साथ में भारत पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो यह नाम आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। और इन तीनों ही पेट्रोलियम्स का या इन तीनों ही हम माने कॉरपोरेशंस का जो ये संयुक्त उद्यम है इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि परियोजना पूरी यही संभाल रहा है जिसको रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। यह जो पूरा संयुक्त उद्यम इन तीनों ने मिलकर के बनाया था, ये बनाया था वर्ष 2017 में। इसमें जो इनका सबसे ज़्यादा शेयर है वह शेयर लिया हुआ है इंडियन ऑयल ने। 50% शेयर है, यानी कि आधी कंपनी का, आधे उद्यम का मालिक अकेला इंडियन ऑयल है। उसके अलावा 25% की जो भागीदारी है यह है भारत पेट्रोलियम की, और इसके साथ साथ ही यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम की भूमिका है। क्लियर है आप सभी को बात। तो इस प्रकार से सारा कार्यक्रम चलेगा। हालांकि यह जो पूरा प्रोजेक्ट है भारत का अकेले नहीं है, सऊदी अरब का भी है। तो इसीलिए इसमें यह भी फैसला किया गया है कि 50% हिस्सेदारी जो यह है इसमें सऊदी अरब की भी रहने वाली है। सऊदी अरब की एक कंपनी जो है सऊदी अरमाको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, यह अपनी भागीदारी निभाएंगे, जिसके माध्यम से भारत में $35 बिलियन के निवेश की संभावना है कि इतना पैसा तो हमें यहीं से मिल जाएगा। बाकी $50 बिलियन का जो टोटल अमाउंट हमने सोचा हुआ है उसमें से बचा हुआ अमाउंट हमें ही लगाना होगा। हालांकि ये जो पूरी परियोजना है ये इसके अलावा भी महत्वपूर्ण आयाम लिए हुए हैं, जैसे कि अलग अलग देश, मुख्य रूप से माना जा रहा है कि जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर रोजगार और बाकी अनेक अवसर प्राप्त होंगे, उनके द्वारा ही डिज़ाइन वगैरह सारा काम किया जा सकता है यहाँ पर। इतना ही नहीं, भारत के लोगों को रोज़गार मिलेगा और दोनों ही देशों की जो रिफाइनिंग क्षमता है, हम बात करें सऊदी अरब की, अमीरात भी इसमें शामिल हो गया, तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी यह महत्वपूर्ण है और भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। तो सभी देशों की जो उसमें शामिल हैं उनके लिए रिफाइनिंग क्षमता को यह बढ़ाएगा और आने वाले समय में उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भूमिका भी निभाएगा। तो हर मामले में ये महत्वपूर्ण है। हालांकि डिलेड है काफ़ी, बट अब तेज़ी से काम होने की संभावना इसके ऊपर हो गई है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का भी जवाब दे दें। आप लोग की स्क्रीन पर यह सरल सा प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने, सब पूछना तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब बाकी अगली क्लास मंडे में फिर रात 9 बजे, तो फिर ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, पढ़ते समझते जानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहेंगे, आपकी सफलता का मार्ग सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सो मच।